नमस्कार, मैं अनुज सोम, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। देखिए, हम बात कर रहे थे अफ्रीका महाद्वीप के विभिन्न देशों की। तो आज उसी क्रम में हम आज आपको पढ़ाएंगे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के विषय में। पिछली वीडियो में मैंने आपको दक्षिण अफ्रीका और इसके बाद मिस्र के विषय में पढ़ाया था। तो मैंने आपको कहा था कि मैं अफ्रीका महाद्वीप के जो देश हैं, ये देश वाइज आपको डाटा बताऊंगा। ये डाटा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, आजकल क्या है, आजकल क्वेश्चन थोड़ा अपर लेवल के एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अफ्रीका महाद्वीप के जो विभिन्न पॉइंट हैं, तो विभिन्न पॉइंट को मैं आपको देश वाइज पढ़ा रहा हूं ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में क्या ना हो, छूट ना जाए। तो इसी क्रम में हम आज पढ़ेंगे कांगो के विषय में। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप की अगर मैं बात करता हूं तो अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश भागों पर ब्रिटेन, बेल्जियम और इसके अलावा फ्रांस का अधिकार था। तो कांगो हमारा जो देश है, ये पहले ये बेल्जियम के अधिकार में था और 30 जून 1960 को बेल्जियम से ये स्वतंत्र हुआ। वर्ष 1964 में इसने अपना नाम चेंज किया। कारण ये था कि पहले इसे जायरे के नाम से जाना जाता था। तो 1964 में जायरे का नाम बदलकर लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य कर दिया गया था। तो कांगो गणराज्य के विषय में एग्जाम बेस कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आइए हम इसके विषय में डिस्कस करते हैं। देखिए, कांगो गणराज्य मैंने आपको बताया कि इसका पहला नाम क्या था, जायरे था। कांगो की जो राजधानी है ये है आपकी किंशासा। कांगो की जो राजधानी है ये किंशासा है और ये ही कांगो का सबसे बड़ा नगर भी है। वर्ष 1964 में इसने अपना नाम चेंज किया, मैंने आपको बताया है अभी। इसका क्षेत्रफल 23,44,585 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के लगभग 3/4 के लगभग है। लेकिन अगर इसकी जनसंख्या की मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पे जो केरल राज्य है, केरल की जनसंख्या के लगभग ही इसकी जनसंख्या है। इसके बाद बेल्जियम का उपनिवेश था और 30 जून 1964 को स्वतंत्र हुआ। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि बेल्जियम से स्वतंत्र हुआ था। अब कांगो की पहले आप भौगोलिक स्थिति समझ लीजिए। ये मैंने अफ्रीका के निचले वाला भाग जो है अफ्रीका महाद्वीप का, उसका मैप बनाया है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इस देश के चारों तरफ कौन कौन से देश हैं। देखिए, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो के उत्तरी भाग में मध्य अफ्रीका गणराज्य स्थित है। इसके उत्तरी पूर्वी भाग में दक्षिणी सूडान है। इसके अलावा पूर्वी भाग में युगांडा, रवांडा, बरूंडी, ठीक है। और इधर जो है दक्षिण पूर्वी जो भाग है ये, यहाँ पे तंजानिया, दक्षिण में जाम्बिया, इसके अलावा इस साइड में पश्चिमी भाग में अंगोला और बिल्कुल जस्ट पश्चिम में कांगो है। तो कांगो नामक दो देश हैं, एक लोकतांत्रिक कांगो और दूसरा कांगो। तो जो हम आज पढ़ेंगे वो लोकतांत्रिक कांगो के विषय में पढ़ेंगे। तो ये देश की अगर मैं बात करूं, इसकी फिजिकल स्ट्रक्चर की यानी कि भौतिक प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो कांगो के उत्तरी वाले हिस्से में ये वाले हिस्सा और ये जो दक्षिणी हिस्सा है, इन भागों में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ पर सवाना घास के मैदान जो हैं ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। देखिए, विश्व में दो प्रकार के घास के मैदान हैं। पहला शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेट, यानी कि वे मैदान घास के जहां पे थोड़ी सर्दी होती हो। दूसरा ट्रॉपिकल घास के मैदान, जिसे हिंदी में कहा था उष्ण कटिबंधीय, यानी कि वे मैदान जहां पे क्या होती है, गर्मी। तो चूंकि अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश भागों में भीषण गर्मी पड़ती है, तो ये चूंकि अफ्रीका के मध्य भाग में है और दूसरा इसके लगभग मध्य से भूमध्य रेखा, जिसे हम इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं, वो निकलती है। तो ये जो क्षेत्र है काफी गर्म क्षेत्र है। तो यहाँ पे सवाना जो घास के मैदान है ये ट्रॉपिकल या फिर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहलाते हैं। अब चूंकि भूमध्य रेखा जो है इसके मध्य से लगभग निकलती है, तो इसके इन क्षेत्रों में यहाँ पे भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में भीषण वन पाए जाते हैं। कारण यह है कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर हर रोज बारिश होती है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में सघन वन है। तो यहाँ पे इन क्षेत्रों में कांगो के जो मध्य भाग है यहाँ पे काफी ज्यादा सघन वन है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कांगो का जो दक्षिणी हिस्सा है, जो जाम्बिया, ये जाम्बिया है, जो जाम्बिया से लगभग लगा हुआ है। तो यहाँ पे जाम्बिया से लेके और कांगो तक एक तांबे की पट्टी चली गई है, जिसे बोलते हैं कटंगा। तो कटंगा एक पठार भी है।
हालांकि कुछ किताबों में कटंगा पठार को कटंगा पर्वत के रूप में भी लिखा हुआ है, तो आप इसे कटंगा पर्वत या कटंगा पठार कह सकते हैं। और कटंगा पठार तांबा उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पे एक नगर है जिसका नाम है आपका लुम्बुबासी। लुम्बुबासी, तो लुम्बुबासी जो नगर है ये क्या कहलाता है, देखिए इस नगर को तांबे की राजधानी, ये जो नगर है ये क्या कहलाता है, तांबे की राजधानी। तो इस क्षेत्र में यानी कि कांगो के जो दक्षिणी भाग है इन क्षेत्रों में तांबे का उत्पादन आपका ठीक ठाक होता है। और ये जो लुम्बुबासी शहर है ये राजधानी कहलाता है, तो यहाँ ये तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो देखिए क्या है, अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो थी अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाने वाली रिफ्ट घाटी। अब रिफ्ट घाटी क्या है, एक दरार होती है, ठीक है। जैसे मान लिया, यहाँ समझिए आप, ये मान लिया एक ये भूमि है, तो भूमि का अगर ये भाग किसी कारणवश नीचे दब गया तो इस तरीके से भूमि नीचे बैठ जाती है, तो ये जो बीच में स्थान बनता है इसे बोलते हैं हम रिफ्ट वैली। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी विशेषता है इसमें पाई जाने वाली रिफ्ट वैली। और इन रिफ्ट वैली में चूंकि थोड़ा नीचे स्थान है तो यहाँ पे क्या है, पानी भर जाने के कारण विभिन्न झीलों का निर्माण भी हुआ, तो झील भी है। तो यहाँ भी कांगो में भी कुछ झील प्रसिद्ध हैं जो रिफ्ट वैली का ही एक भाग है। कौन कौन सी झील है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कांगो और युगांडा की जो मध्य है ये है एडवर्ड झील। इसी प्रकार कांगो और युगांडा के मध्य एक एल्बर्ट झील है, यानी कि कांगो और युगांडा के मध्य दो झील हैं, एक का नाम है एडवर्ड और दूसरी का नाम है एल्बर्ट झील। इसी प्रकार कांगो और तंजानिया के मध्य सीमा पे एक झील है जिसका नाम है टंगानिका, और यहाँ पे एक और झील है रवांडा के पास जिसका नाम है किबू। तो किबू झील जो है रवांडा के पास है, यानी कि जो कांगो और रवांडा है इनकी सीमा के पास एक झील है किबू। और ये झील जो है ये किसका भाग है, ये भ्रंश घाटी का ही एक भाग है। अब मैं जलवायु, मैंने आपसे भी डिस्कस किया है कि जलवायु जो है अफ्रीका महाद्वीप की उष्णकटिबंधीय है, और चूंकि अफ्रीका महाद्वीप के लगभग बीच में है तो इसकी जलवायु भी उष्णकटिबंधीय है। तो यहाँ पर देखिए जलवायु में वनस्पति, उष्णाद्र जलवायु तथा सघन वनस्पति। कारण यह है कि इक्वेटर निकली हुई है तो बहुत भीषण जंगल भी हैं। इसके बाद सवाना घास के मैदान, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि ऊपरी और दक्षिण भाग में सवाना घास के मैदान हैं। और वन्य प्राणियों की अधिकता के कारण इसे विशाल चिड़ियाघर, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रजाति के प्राणी पाए जाते हैं जिसके कारण इसे नेचुरल चिड़ियाघर नाम दिया गया है। तो विश्व के अधिक प्राणियों के कारण, विश्व में प्राणियों की अधिकता के कारण इस देश में एक इसे विशाल चिड़ियाघर का नाम भी दिया गया है। अगर कांगो की बात करें तो कांगो के अधिकांश लोग गांवों में निवास करते हैं, लगभग 71% जनसंख्या कांगो की गांवों में निवास करती है। और अगर मैं यहाँ पे कृषि की बात करूं तो कृषि, ये जो कांगो के लोग हैं लगभग 20% लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कृषि करते हैं। और प्रमुख कृषि फसलों में कौन कौन सी है, देखिए प्रमुख खाद्यान्न फसल आप देखेंगे चावल है। तो चावल किस भाग में होता है, चावल होता है यहाँ पे उत्तरी और उत्तर पूर्वी, यानी कि ये वाला भाग जो सूडान के पास से लगा हुआ है, उत्तरी और उत्तर पूर्वी भाग में क्या है, यहाँ पे होता है चावल। इसके बाद मक्का, कसावा, ज्वार, रबड़, कहवा, ताड़, तेल, ये मुख्य खाद्यान्न फसल हैं। जिसमें कसावा एग्जाम में आया है। कसावा कहाँ होता है, कसावा होता है दक्षिण में, ठीक है। और बाकी ये जो ज्वार है, रबड़ है, कहवा है, तो रबड़, कहवा और ताड़ ये भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है उनमें होती है खासकर। अब ये तो खाद्यान्न फसल है। इसके अलावा अगर नगदी फसल उन्हें बोलते हैं जिनसे क्या होता है, नगद पैसा मिलता हो। जैसे हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में नगदी फसल गन्ना है जिसे हम बेच के क्या करते हैं, मिलों में बेच के पैसा प्राप्त करते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे रबड़, कहवा जिसे कॉफी कहा गया, तेल, ताड़, प्लांटेन, गन्ना, ये जो है ये यहाँ की मुख्य फसल है। इसके बाद अगर हम कांगो के खनिज संसाधन की बात करें तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप में खनिज संसाधन की बहुत ज्यादा बहुल्यता है, लेकिन चूंकि अफ्रीका के लोग इन संसाधनों का अभी उपयोग नहीं कर पाए हैं, इसी कारण अफ्रीका महाद्वीप को भविष्य का महाद्वीप भी कहा गया है। अफ्रीका को भविष्य का महाद्वीप भी कहा गया है। तो इसी क्रम में चूंकि हम अफ्रीका महाद्वीप के
देश के विषय में पढ़ रहे हैं, तो ये भी जो देश है ये खनिज संसाधनों में काफी धनी है। अब कौन कौन से खनिज संसाधन है यहाँ पे? तांबा। तांबा मैंने अभी आपको बताया है, कटंगा जो क्षेत्र है तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा हीरा, कोबाल्ट और जस्ता, यहाँ काफी ज्यादा भंडार है। अब हीरा कहाँ पे है? देखिए, हीरा जो है किंशासा जो इसकी राजधानी है वहां पे काफी ज्यादा हीरा है। इसके अलावा किलेमेटो, ये जो नगर है ये स्वर्ण यानी कि सोने के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा कोबाल्ट की अगर मैं बात करूं तो कोबाल्ट जो है इस देश में विश्व का 50 से 60% कोबाल्ट के भंडार हैं, यानी कि विश्व के 50 से 60% कोबाल्ट के भंडार कहां पे? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित हैं। इसके देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विश्व के कुल कोबाल्ट भंडार का 60% भाग कांगो तांबा भंडार विश्व में प्रसिद्ध है। और ये मैंने आपको बताया है कि लुम्बासी जो शहर है तांबे की राजधानी कहा जाता है। इसके अलावा क्योंकि उष्णकटिबंधीय जलवायु है और विषुवत रेखीय वन पाए जाते हैं, तो विषुवत रेखीय वन होने के कारण लकड़ी थोड़ी सख्त होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी काफी अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। तो कठोर लकड़ी के उत्पादन में जो सामान बनाए जाते हैं वे, इसके अलावा भवन निर्माण, शिल्प कला और तंबाकू उत्पादन के लिए जो है ये देश आपका ठीक ठाक है। यहाँ पे एक पतन है, क्योंकि देश तो आंतरिक भाग में है और पतन यानी कि बंदरगाह होते हैं समुद्र के किनारे, लेकिन फिर भी यहाँ एक पतन है कांगो नदी पे। और ये जो है ये है मतादी, ये मतादी एक नदी पतन है, ठीक है। अफ्रीका में कांगो गणराज्य एक ऐसा देश है जहां पे देश के नाम पे ही नदी का नाम भी है। तो कांगो नदी इधर अफ्रीकी उच्च भूमि से निकल के और ऐसे कांगो गणराज्य में ऊपर से होकर निकलती हुई कांगो और अंगोला की सीमा बनाती हुई ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी विषुवत रेखा को देखिए यहाँ पे ऐसे गई है इस तरीके से, और ये 2 बार, एक बार यहां से और एक बार फिर यहां से काटती हुई कांगो और अंगोला की सीमा बनाती हुई ये अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। इसके बाद अगर हम अन्य बात करें तो इस देश में कुल जनसंख्या का 2/3 बंतु भाषा बोलते हैं, यानी कि कांगो जो लोग हैं ये 2/3 जो भाषा बोलते हैं वो है बंतु। यहाँ पे ईसाई, इस्लाम और जीववादी धर्म के लोग हैं। 3 धर्म है यहाँ पे, ईसाई है, इस्लाम है, जीववादी धर्म है। और कांगो की जो राजकीय भाषा है ये है आपकी फ्रेंच। तो ये था हमारा आज का कांगो देश। इसके जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं सारे के सारे एग्जाम में बड़े से बड़े लेवल तक पूछे गए हैं। तो आज का हमारा जो सेशन है ये यहीं समाप्त होता है। कल हम एक अलग सेशन के साथ एक अलग अफ्रीकी देश के साथ उपस्थित होंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।